भी क्लासेस का और थोड़ा टारगेट्स का, बिकॉज अभी टारगेट्स भी थोड़े मिसिंग मिसिंग चल रहे होंगे ना आप लोगों के। सब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। एंड ये वाला चैप्टर आप लोगों ने लास्ट ईयर मुझसे पढ़ा तो हो गई ना। यस मैम। मैंने पीवाई की वाली ऑर्डर कर ली है, उसमें मॉक तो उसके मॉक टेस्ट और जो आप बोल रहे हैं उनके मॉक टेस्ट में चेंजेस होंगे। पीवाई की वाली मॉक टेस्ट बट एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा आपने कौन सी वाली की है, बिकॉज जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया ना, आई वांट कि आप लोग भी सेम वही मंगा लो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम अपकमिंग अपकमिंग संडे का टेस्ट सिलेबस। नो मैम, बट उसमें अर्थवॉर्म भी आ रहा है, तो मैम हमें मैम थॉरली रीड करना पड़ेगा वो चैप्टर। नहीं नहीं सॉरी नहीं, मैम। जितना जितना मैंने बताया ना सिर्फ उतना करना। एक बार बस ओके मैम। ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी जरूर देख लेना। ओके मैम, थैंक यू मैम। देखो, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इससे पहले एक चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, उस वाले चैप्टर में से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, ये जो जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब ब्रीथिंग और आपका दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है, मैम आपने जो बुक ऑर्डर की है उसकी पिक भेज दीजिएगा। बेटा मेरी बुक्स कल डिलीवर होंगी, मैंने तो काफी सारी की है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका ब्रीथिंग, इवन मैंने आप लोगों के पास मॉक टेस्ट वाले का एक पीडीएफ भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस पीडीएफ के अंदर माइंड मैप समथिंग करके भी दिया हुआ है स्टार्टिंग में। और उसमें सबसे बेस्ट चीज उसके अंदर क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से 2003 में, मतलब 5 या 6 से दिया हुआ है, 6 में इतने क्वेश्चन आए थे, 7 से इतने क्वेश्चन आए थे, ताकि हम उस चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर पाए। हमें लग रहा है कि ये चैप्टर हमसे नहीं हो रहा, चेक कर लो उसमें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे, एग्जैक्ट डेटा है उसका वो। दोनों टर्म्स में डिफरेंस बताओ, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। यस मैम। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, फेल करते हैं, एंड CO2 एक्सेल करते हैं मैम। एक्सहेल करते हैं। प्लांट इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑन फूड। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो हम लोग जब ब्रीथिंग करेंगे तभी तो रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाएगा ना। विदाउट ब्रीथिंग क्या रेस्पिरेशन पॉसिबल है, नो मैम। मैम। नहीं हो सकता। ब्रीथिंग एक कैसा प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होगा ये प्रोसेस आपका। और फूड का ऑक्सीडेशन से क्या बन के आएगा, एनर्जी बनेगा, एटीपी बनेगा। और एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के अंदर पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पर सबने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर। इज देयर एनीवन जिसने अब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट? मैम पढ़ लिया। पढ़ लिया है ना। तो सबसे पहले वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मेरे को 2 एटीपी और 2 ही NADH मिलता है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्रोटोजोन्स हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर वो चलेगा। फिर कंडीशन आ जाएगी कि अगर आपका एरोबिक, हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वही पाइरुविक एसिड से एसिटाइल को आता है, वही एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होके वहां से क्या बनवा देता है आपका, 3 NADH2 मिलते हैं, 2 FADH2, 3 1 2 3, 2 बार वो साइकिल रन होती है ना, 6 NADH2 मिलते हैं हमको, 6 NADH2, 2 FADH एंड 2 GTP मिलते हैं। इससे मिला के टोटल कितनी एटीपी बन जाती है एंड में आके, पूरा जब हम लोग नेट निकालते हैं 38 एटीपी। लेकिन हमारी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स को कितनी एटीपी मिलती है आउट ऑफ 38? 36 मिलती है। 36, 2 एटीपी, ऐसे मान लो 2 एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो खुद भी यूज कर लेता है अपने लिए, उसको भी तो चाहिए एटीपी, ये थोड़ी ना सारी की सारी बाकी सबको दे देगा वो।
खुद भी अपने पास कुछ रखेगा, तो 2 एटीपी अपने पास रख लेता है। सिर्फ उन्हीं सेल्स को 38 की 38 देता है जो सेल्स हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है। जैसे हमारी हार्ट सेल्स नॉन स्टॉप 24 आवर्स बीट करता नहीं करता है हार्ट, तो Yes, हार्ट को ma'am. ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हार्ट को कितनी एटीपी मिलेगी, 38 एटीपी मिलेगी। आगे समझ में? यस मैम। तो हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये वाला मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे ऑक्सीजन मेरी पूरी बॉडी के अंदर जाती है, कैसे CO2 मेरी बॉडी से बाहर रिलीज आउट होती है। एनसीईआरटी सब अपनी अपनी खोल लो, जहां जहां मैं बोलूंगी कि बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करते चलना। एक ही बार एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे, हमेशा मैंने बोला है जब एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर सेकेंड टाइम जो चीजें फर्स्ट टाइम में हाईलाइट की थी उनको उनके ऊपर फोकस कर करके पढ़ो, एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ऐसे करके पढ़ो। तो अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ा तो बहुत बार है आप लोगों ने भी, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग रिविजन रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज यू हैव रीड अर्लियर कि भाई जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है बाय द ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी बताया ऑक्सीजन कहाँ पे यूटिलाइज होता है, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज होता है किसमें, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, और वहां से क्या बनाने में, एनर्जी बनवाने में। एनर्जी किस लिए चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जितनी सारी एक्टिविटीज चल रही है उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई वो ये है ना यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पूरा। और हमें पता है भाई जो CO2 गैस होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, नहीं होती है, एसिडिक गैस होती है ना CO2। यस मैम। CO2 एसिडिक गैस है, हमारी बॉडी को हार्म करेगी। और CO2 कहाँ पे बनती है, देखो जरा, अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं किस लिए, फूड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए। तो अब जरा फूड का ऑक्सीडेशन करा के देखिए क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो भाई हम फूड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मफुल गैस बन रही है, तो वी नीड ना कि हम इस हार्मफुल गैस को बॉडी से बाहर रिलीज आउट कराएं, चाहिए ना ये। तो इसीलिए हमारी बॉडी ऑक्सीजन एंटर हो और ये जो हार्मफुल गैस है हमें इसको रिलीज कर हो रही है, जो कैटाबॉलिक समझते हो, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो CO2 कैटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम पे जो रिलीज हो रही है ना, हमें उसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट कराना है। सो इट इज देयरफॉर एविडेंट, ये हमारे लिए एविडेंट है कि भाई जो O2 है, ऑक्सीजन है, हमारी सेल्स को कॉन्टिन्यूसली चाहिए, क्योंकि वो फूड को ऑक्सीडेशन कराएगी और कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होगा, जिसको हमें क्या करना है, हैव टू बी रिलीज आउट, बॉडी से बाहर रिलीज कराना है। इसी प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को ले रहे हैं हम कहाँ से, एटमोस्फेयर से, विद CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हमारी सेल्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग, या फिर कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील कि जो चेस्ट का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, वो किसकी वजह से होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जो हम ये ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली कैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन मेरी पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, कैसे CO2 बॉडी से बाहर निकल के आएगा, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। चैप्टर का बेसिक सबको क्लियर हुआ, क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर में? यस मैम। तो सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हमें पता है एनिमल किंगडम चैप्टर में हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होता है, कुछ एम्फीबियंस होता है जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो हर किसी के अंदर सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर के अंदर रह रहे हैं वहां पे तो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन है ही नहीं, कैसे लेंगे वो उसको, वहां पे तो उनको डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। तो सबका मैकेनिज्म भी डिफरेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो वेरी करेगा अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर मैकेनिज्म अलग अलग होगा, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट पे क्यों, कि वो वाटर में रह रहा है या फिर लैंड पे रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है, या फिर उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी बॉडी सेलुलर है, सिर्फ टिश्यूज से मिलके बनी है, या फिर ऑर्गन्स हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम है, इस बेसिस पे।
तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मैम बन सकता है। यस अब मैम। बोलते हैं कि भाई जितने भी मेरे पास लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहला फाइला मेरे पास पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सब लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। एक्वेटिक थे सबके सब। पोरीफेरा के अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है एनिमल किंगडम, ड्रॉपर वालों को पढ़ाया है मैंने, याद कराया था एक एक पॉइंट। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में जाता है, ऑस्किलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर से बना होता है, बीच की जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जियोसील कैविटी बोलते हैं, यस मैम। है ना। Yes, फिर उसके स्पॉन्जिस के बाद हमारे पास आते थे कौन, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का स्पेशल कैरेक्टर मेटाजेनेसिस, इस बार चैप्टर आ रहा है ये आपका एनिमल किंगडम वाला, इस सारे टेस्ट में मेटाजेनेसिस होता था। पॉलिप से मेडुसा बनता था, मेडुसा से पॉलिप बनता था, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, सेक्सुअली। है ना, ये होता था इसके अंदर। उसके बाद बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। फिर सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, जिसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी थी, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होते थे उसके अंदर, यस मैम। है ना। यस फिर मैम। फ्लैटवर्म बॉडी को फ्लैट क्यों बनाया, ताकि किसी दूसरे ऑर्गेनिक एनिमल की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रह पाए, है ना। हुक्स एंड सकर्स होते थे फूड को सक करने के लिए, एंड ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स उसके अंदर होती थी। तो इनके अंदर ये बोल रहा है कि भाई जो O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू होगा, इनके बॉडी सरफेस के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बॉडी के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बॉडी के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, तो सिर्फ इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। याद रहेगा सबको इतना? यस Yes, मैम। इस वाली लाइन को सब हाईलाइट कर लो। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, हाईलाइट करो सब। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंजी, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स, इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। नेक्स्ट वी हैव अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ये बोलते हैं कि अपना मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क। इंसेक्ट्स में कौन आ गया? कॉकरोच ना। ट्रेकियल स्पाइरिकल्स थे उसके अंदर, ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। यहाँ से अर्थवर्म पे क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता कि अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है? अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करता है। क्यूटिकल उसके आउटर जो स्किन होती है उसके थ्रू, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है। एंड कॉकरोच है, इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोडा, वो कैसे करता है? ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू करता है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन हम जिसको बोलते हैं। स्किन के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ना। यस। ठीक है। एंड ये बोलते हैं कि स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइज, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गिल्स, ये कौन यूज करता है? जितने भी एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। तो इसका मतलब ये जो हमारा कॉकरोच है, कॉकरोच इज ऑल्सो एन ऑर्थ्रोपोड, लेकिन वो एक्वेटिक नहीं है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स होंगे उनके अंदर ट्रैकियल, और जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होंगे उनके अंदर गिल्स। गिल्स होंगे। गिल्स। एंड मोलस्का, इनके पास भी, एंड मोलस्का whereas vascularized bag like lungs are used by the terrestrial form for the exchange of gases. Aquatic arthropod में गिल्स, मोलस्का के अंदर लंग्स। लंग्स। ठीक है। अमंग वर्टिब्रेट्स, अगर हम वर्टिब्रेट में बात करें जैसे फिशेस हो गए, ये भी आपका गिल्स का यूज करेंगी। जबकि हमारे पास जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ये भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू करती है? लंग्स के थ्रू करती है। लंग्स। एम्फीबियंस है, फ्रॉग है, वाटर टेरेस्ट्रियल दोनों है, तो ये आपका किसके थ्रू करेगा? मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर सकता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू कब करेगा? जब लैंड पे है। और जब आपका ये उसके जब लैंड पे है तब अपने लंग्स में होता है ना इसके पास, लंग्स के थ्रू कर सकता है। और जब ये वाटर के अंदर है तब ये अपना स्किन के थ्रू कर सकता है। मैमल्स के पास तो एक वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही होता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर मैमल्स का पढ़ने वाले हैं। बाकी गिल्स क्या होते हैं, ट्रेकियल वगैरह, ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। चलो, यहाँ से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती हैं
जो ओपनिंग आउट होता है अबव द अपर लिप के ऊपर की साइड 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होंगी। फिर नॉस्ट्रल के बाद स्टार्ट होगा क्या, नेजल चैम्बर टू द नेसल पैसेज। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेजल चैम्बर किसके थ्रू पास ऑन होके जा रहा है, नेजल पैसेज के थ्रू। कैविटी नेजल चैम्बर जाके किसके अंदर ओपन होगा, फेरिंग्स के अंदर होगा। फेरिंग्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का। लेट्स सपोज ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हुए, ये आपका नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर जाके ओपन होगा किसके अंदर, ये नीचे आपका ऐसे फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड और एयर के लिए। तो यहाँ से आपका फूड पाइप और ये आपका एयर पाइप स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका आप लेबलिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा। दीज आर द नॉस्ट्रल्स, दिस इज द नेजल पैसेज, ये आपका नेजल चैम्बर, बिकॉज यहाँ से आप लोग ऑक्सीजन या CO2 जो भी गैसेस जा रही है, और यहीं पे आपके नीचे की साइड माउथ है, या अपर लिप या लोअर लिप। आप खाना भी खा रहे हो तो खाना भी कहाँ पे आ रहा है आपका, फेरिंग्स के अंदर आ रहा है, एयर भी। तो जो आपका लेट्स सपोज दिस इज योर फूड पाइप एंड दिस इज योर एयर पाइप, एयर पाइप। तो जो फूड पार्टिकल है वो तो आपका फूड पाइप में चला जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे होता है ना, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा कि हम लोगों को खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि चांसेस रहता है कि आपका फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, फूड और एयर दोनों वहां पे जा रही है साथ साथ। तो हो सकता है कि आपके एयर पाइप के अंदर सपोज फूड का कोई पार्टिकल चला गया, तो क्या वहां से फिर एयर पास ऑन हो पाएगी, सफोकेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए तो जो आपका एयर पाइप होता है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस। किससे बना होता है एपिग्लोटिस, ये कार्टिलेजिनस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है ये क्या काम कर रही है, आपकी फूड की एंट्री को प्रिवेंट कर रही है, किसमें, एयर पाइप में। एयर पाइप इज नोन एज लैरिंग। फूड वाले को बोलेंगे इसोफेगस। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस मैम। देखो यस तो मैम। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फिर फेरिंग्स ओपन होगा थ्रू द लैरिंग्स, कहाँ पे, आपकी ट्रैकिया के अंदर। तो दिस इज नोन एज ऑल्सो ट्रैकिया। लैरिंग्स समझते हो, वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को, ट्रैकिया के अंदर जाके ओपन होगा। लैरिंग्स भी कार्टिलेजिनस बॉक्स है। अभी कार्टिलेज वर्ड समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। कार्टिलेज और बोन्स दो चीजें पढ़ाई थी, कार्टिलेज बोन्स। कार्टिलेज की सेल्स भी बताई थी, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, किससे बना होता है वो भी पता है, मैट्रिक्स क्या होता है इसका, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हो ना प्रॉपरली। यस मैम। मैम वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? नो मैम। नो मैम। गुलाब एक बार ना आप वो कर लो, रिज्वाइन कर लो, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना। तो जो हमारा एपिग्लोटिस है वो भी कार्टिलेज का बना है, बस वो इलास्टिक है। तो यहाँ पे आपसे अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन देने लग गए तो इसको क्या, थिन की जगह थिक लिख देंगे, इलास्टिक की जगह नॉन इलास्टिक लिख देंगे। तो अगर हमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तभी हम लोग ये पॉइंट्स क्लियर कर पाएंगे या नहीं। यस और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या लिखा है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है आपके लैरिंग्स के अंदर, जबकि एयर पाइप को जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलता है ना। हम तो यही समझते हैं ना कि एयर पाइप, लेकिन दे कॉल इट लैरिंग्स, की लैरिंग्स के अंदर। इसलिए मैंने पहले लैरिंग्स लिखा, फिर उसी को आपको ट्रैकिया लिखा है। लैरिंग्स क्या है आपका, इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स जो कि आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप उसके ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी पिच हाई होती चली जाएगी। यस मैम। लैरिंग्स में ना जितना प्रेशर जनरेट करोगे बॉक्स के ऊपर उतना ही ज्यादा, जैसे होता है ना एक वो ढोल होता है, ढोल को जितनी ज्यादा तेज तेज आप मारोगे उतनी तेज तेज उसकी साउंड आएगी, जितना प्रेशर बढ़ाओगे। यस मैम। एग्जैक्टली ऐसे ही इसका मैकेनिज्म होता है। फिर आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है ना निगलना किसी चीज को। ग्लोटिस जो होता है वो आपका क्या होता है,
कवर्ड अप हो जाता है किसके थ्रू, एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो इस वाली लाइन को। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, स्टैंड कहाँ पे करेगा, अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, जो आपका थोरेसिक कैविटी का मिड रीजन है वहां तक जाएगा, और फिर उसके बाद दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखोगे, ये आपका ट्रेकिया था, मिड रीजन तक जाएगा एंड देन आगे इट विल डिवाइड इनटू लाइक दिस, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। कहाँ पे डिवाइड हुआ है, ये कौन से वर्टिब्रा पे डिवाइड हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से स्टेटमेंट वाला, और ईवाईक्यू में तो क्वेश्चन आया है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है। अभी वर्टिब्रा क्या होता है, इसके अंदर ये थोरेसिक क्या है, ये जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे पूरा वर्टिब्रल कॉलम पढ़ोगे कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, वहां पे क्लियर हो जाएगा, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिसने वो चैप्टर पढ़ा है उसको पता ही चल रहा होगा। CTLSC मैंने पूरा ट्रिक से पढ़ाया हुआ था लास्ट ईयर वाले बच्चों को ये। तो ये आपका Yes, ma'am. लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके क्या बना रहा है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा है। एंड यही हर एक ब्रोंकी, जैसे याद करो उसमें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में सबसे पहले प्राइमरी रूट होती थी, फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी, ऐसे डिफरेंशिएशन होता था, नहीं होता था? Yes. सेम डिफरेंशिएशन यहाँ करा दो, सेम डिफरेंशिएशन यहाँ करा दो, प्राइमरी ब्रोंकी, फिर उसके अंदर एक ब्रांच निकाल दो सेकेंडरी, फिर उसके अंदर एक और ब्रांच टर्शियरी ब्रोंकी, एंड सबसे एंड में क्या आएगा हमारे पास, टर्शियरी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो जैसे ये आपके पास प्राइमरी ब्रोंकी, फिर प्राइमरी के अंदर ऐसे आपने सेकेंडरी निकाला, फिर सेकेंडरी के अंदर आपकी फिर से टर्शियरी आ गया, एंड देन इन टर्शियरी के ऊपर ऐसे आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, Alveoli. एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। डन। अच्छा, इस वाले चैप्टर के नोट्स तो सबके पास बने हुए होंगे ना, जिसके पास नोट्स नहीं बने हुए ना, मैं आप लोगों को हैंड रिटन वाले अपने शेयर भी कर दूंगी, ज्यादा टाइम मत लगाना नोट्स वगैरह बना, मैम बना रखा है। बने हुए हैं ये। बने हुए होंगे ना। चलो, तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द लास्ट वन वी हैव टर्मिनल। टर्मिनल वाला सबसे थिन होता है, तो ट्रेकिया होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये सपोर्ट होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जिसको हम सी रिंग भी बोलते हैं, ऐसे सी शेप में होती है, जिसकी रिंग, रिंग का मतलब ऐसे होता है ना, पूरी एक ऐसे होगी रिंग, पूरी सर्कल, और ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ओपनिंग है, तो इसको इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग भी बोलते हैं। कहां तक, ब्रोंक्यूल के इनिशियल वाले पार्ट तक, ब्रोंक्यूल के इनिशियल वाले पार्ट तक आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू ये कवर्ड अप होता है, ठीक है। एंड ऐसे कवर्ड अप क्यों होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ताकि कोलैप्स ना हो जाए। अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सिंपल पाइप होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो कोलैप्सिंग के चांसेस बढ़ जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको कार्टिलेजिनस रिंग्स का बनाया गया है। फिर ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ वेरी थिन, टर्मिनल साइड पे एक इरेगुलर वॉल्ड बहुत थिन और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, वो प्रेजेंट होगा। फिर से पढ़ो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे होगा, बहुत थिन होंगे, इरेगुलर, यहाँ पे रेगुलर वॉल लिख सकते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए, इरेगुलर वॉल है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। क्लियर। ब्रांचिंग नेटवर्क जो आपका ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई का, ये आपका पूरा का पूरा एक लंग्स बना के देता है। 2 लंग्स है हमारे पास, वी हैव 2 लंग्स। ये डायग्राम देखो, ऊपर आपका एपिग्लूटिस, ये आपकी यहाँ पे रिंग्स दिखाई हुई है, इनकम्प्लीट सी शेप, कहाँ तक होती है, देखो सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल तक है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर तो क्या आ गए हमारे पास, इरेगुलर वॉल। अब देख रहा है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट शेप नहीं है, इरेगुलर ऐसे ऐसे दिख रहा है, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है,
बहुत थिन मेम्ब्रेन होगा। क्योंकि थिन क्यों बनाया गया है? बिकॉज इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है। दिख रहा है डायग्राम में सही से सबको? Yes, ma'am. अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, दो लंग्स हैं, दोनों के दोनों लंग्स किसके थ्रू कवर्ड अप है? प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड अप है। बोथ लंग्स आर कवर्ड विद द प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो, वी हैव टू लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड है। फ्लूइड कहीं पे भी फिल करेंगे मेम्ब्रेन्स के बीच में, ऑब्वियसली वहां पे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करेंगे। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर वाली है, वो किसके कांटेक्ट में होगी? रिब्स के कांटेक्ट में होगी ना, बिकॉज बाहर बोन्स लाइक रिब्स होगी, रिब्स के अंदर लंग्स होता है। तो बाहर वाली रिब्स के कांटेक्ट में है, अंदर वाली लंग्स के कांटेक्ट में है ना, लंग्स के लंग्स के कांटेक्ट में डायरेक्टली। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? और इसमें कौन सी मेमोरी? दो लेयर है ना, आउटर और इनर। आउटर को क्या बोलते हैं और इनर को क्या बोलते हैं? आउटर आउटर पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। अब याद कैसे रखोगे? आउटर सरफेस, पेरीफेरी, बाहर पेरीफेरी की साइड, तो P4 पैराइटल, P4 पेरीफेरी, याद रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल, इनर मेम्ब्रेन विसरल। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? लंग्स के डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में है। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है पैराइटल और विसरल, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो एनसीईआरटी की साइड में लिख लेना, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी उसको पैराइटल और इनर वाली को विसरल बोलेंगे, और इसी के बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होगा। Okay. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे, द पार्ट स्टार्टिंग विथ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। देखो ये बोल रहे हैं कि भाई नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होता है, दैट वन पार्ट इज नॉन एज कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन एल्वेलाई एंड उसकी एल्वेलाई की एल्वेओलर डक्ट्स, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो भाई, दो चीजें हैं। इसको थोड़ा सा रफली डायग्राम में, वैसे तो ये वाली चीज आप समझ ही गए होंगे काफी हद तक। पार्ट क्या कर रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन को लेके आने का काम कर रहा है। यहां तक, दिस वन पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक सिर्फ ये ऑक्सीजन को लेके आने का, कंडक्शन का काम कर रहा है ना, जैसे फूड का कंडक्शन, वाटर का कंडक्शन, सिर्फ कंडक्शन। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंडक्टिंग पार्ट। एग्जैक्टली एक्सचेंज कौन कराएगा? कि Alveoli. भाई ऑक्सीजन यहाँ चली जाए, इसके अंदर CO2 आ जाए, वो सिर्फ एल्वियोलाई और एल्वियोलर की डक्ट कराएंगी ना। Yes, ma'am. yes तो ma'am रीजनल है कि उसी को मैं रेस्पिरेटरी पार्ट बोलूंगी, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ी ना। तो कंडक्शन का काम कर रहा है, एयर से ऑक्सीजन को, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लेके आने का काम कर रहा है। तो वी कॉल इट कंडक्टिंग पार्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक होता है? कौन सा पार्ट? रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक है आपका? ब्रोंक्यूल्स तक है, ठीक है। और आपका रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर कौन आता है? सिर्फ Alveoli alveoli। and alveoli duct. याद रखना, बच्चे पता है कंफ्यूज यहाँ पे कहाँ होता है? बच्चे कंफ्यूज ये होता है ना, स्टेटमेंट में आपको पता है ऐसी कंफ्यूजिंग करके देता है, वो क्या लिख देता है ना, इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल ना करके इनिशियल ब्रोंक्यूल लिख देता है, कि भाई इनिशियल ब्रोंक्यूल तक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंडक्टिंग में आएगा, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी एक्सचेंज नहीं कराता, वो भी कंडक्शन का ही तो काम करता है। क्योंकि टर्मिनल के ऊपर सी शेप वो नहीं होती ना, कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ इनिशियल वाले पार्ट तक थी ना, Yes, ma'am. टर्मिनल वाले पार्ट पे नहीं थी। तो बच्चे वहीं से याद कर लेते हैं कि इनिशियल वाले तक है और इनिशियल वाले कंडक्टिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। कंडक्टिंग तो आपका
टर्मिनल तक काउंट होता है। ऑल डन। टर्मिनल के ऊपर हमने सी शेप रिंग्स क्यों नहीं बनवाए? क्योंकि टर्मिनल के ऊपर हम लोगों को आगे एल्वियोलाई चिपकाने थे, इसलिए हमने उसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं लगाई। आ रहा है समझ? Yes, ma'am. चलो देखो फिर आगे क्या लिखते हैं ये। The part starting from the external nostril से टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट, एल्वियोला इसका रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, इसका काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके आपका एल्वियोलाई तक लेके जाना, एंड उसके अंदर मतलब बिकॉज एयर आ रहा है, अब उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई फिल्टर थोड़ी ना लगा हुआ है नोज के अंदर या कुछ भी। तो क्या करता है, जो एयर आ रही है ना, उस एयर के अंदर से फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर ही, क्योंकि वो सिलिएटेड होता है। पढ़ा है स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में। जब तक हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियो का डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस एपिथेलियम से बना होता है, ये इससे बना होता है, वो वाली चीजें आप लोगों को याद रख के चलनी है साथ साथ। तो ट्राई करना उसको रिवाइज ही करते चलना साथ साथ, खुद याद हो जाएंगे वो वाला पार्ट आपका। ठीक है, तो आपका फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर मतलब एयर के अंदर से फॉरेन पार्टिकल्स को हटाएगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारा उसके डायरेक्ट मैच करेगा। जितना बॉडी का टेम्परेचर, एयर का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जो एक्सचेंज पार्ट होता है, एक्सचेंज पार्ट कौन सा? एल्वियोलाई वाला। एल्वियोलाई वाले को ही तो बोलेंगे ना एक्सचेंज पार्ट, जहाँ Yes, पे ma'am. एक्चुअल ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होगा ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। ये पूरा मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे है। लंग्स जो होता है ना हमारे, कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक Thoracic चैम्बर chamber. में सिचुएटेड होता है, जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर जिसके अंदर लंग सिचुएटेड होता है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब होता है पीछे की साइड, पीछे हमारी बैकबोन होती है ना, ऐसे ही आपका मैम। तो पीछे बैकबोन है और आगे की साइड स्टर्नम होती है। ऐसे इस शेप में आगे की साइड स्टर्नम होती है, तो पीछे बैकबोन से स्टार्ट होके आगे स्टर्नम से कनेक्टेड होता है। अगर आप इसका 3D डायग्राम थोड़ा सा देखोगे तो, या फिर इसको ऐसे ही 3D में बनाने का ट्राई करते हैं। ये आगे आपका ऐसे स्टर्नम, आपने स्कूल्स में आप सबने स्केलेटल तो देखा ही होगा ना, उस स्केलेटल में देखा देखना है। पीछे बैकबोन और आगे स्टर्नम, तो ऐसे कनेक्टेड होता है ये ऐसे। Yes, ma'am. ना, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अब यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जो लंग्स में है थोरेसिक चैम्बर जो है ना, वो आपका कैसे बन रहा है? थोरेसिक चैम्बर डोर्सली, डोर्सली मतलब पीछे की साइड किससे कनेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे की साइड वेंट्रली किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से। और लेटरल साइड में क्या है? ये साइड साइड में रिब्स है, देखो पीछे वर्टिब्रल, आगे स्टर्नम, साइड साइड में रिब्स है ना, रिब्स, रिब्स से तो Yes, बनाया ma'am. है। ये रिब्स है और इसके बीच में तो एक पूरा का पूरा चैम्बर बन गया, नहीं बन गया? एक पूरा चैम्बर बन गया, एयर टाइट चैम्बर। इसके बीच में लंग्स प्रेजेंट होता है, एंड इसके नीचे लोअर साइड में एक मस्कुलर पार्ट होता है विच इज नोन एज डोम शेप Diaphragm. डायफ्राम, जो कि लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है लंग्स का इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, कि अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो आपकी रिफ्लेक्ट मतलब शो होगा लंग कैविटी के अंदर। अगर आपका लेट सपोज एयर फिल हुआ है, तो एयर फिल हुआ है तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट होगा, थोड़ा आउटसाइड मूवमेंट होगा, मूवमेंट्स भी बताऊंगे आपको। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए बहुत जरूरी है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द पुल्मोनरी वॉल्यूम, बिकॉज हम डायरेक्टली पुल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं करा सकते। तो थोरेसिक चैम्बर याद रखना, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, साइड साइड में आपका रिब्स और लोअर साइड में Diaphragm. डॉम शेप टाइप। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ रहे हो नेक्स्ट पार्ट पे। ब्रीथिंग के अंदर होता क्या है, सिंपली बता रहे हैं यहाँ पे। ब्रीथिंग और पुल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर को हम बॉडी के अंदर लेंगे, CO2 को बाहर रिलीज आउट करेंगे।
जो O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा वो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होगा। जैसे इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होगा, है ना, लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ही तो लेके जाएगा। ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन है ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा कौन, हमारी बॉडी की सेल, और वो CO2 को प्रोड्यूस करेंगे, एंड CO2 को प्रोड्यूस करेंगे, उसी CO2 को हमें बॉडी से बाहर भेजना। डन स्टेप सबको। Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से समझना। दो प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इन करना, किसको, ऑक्सीजन को, एक्स रिमूव आउट करना, CO2 को, बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट, इंस्पायरेशन में रिलीज एयर। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये आपका एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अब हमें प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन प्रोसेस में यही होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव कर जाता है Yes, ma'am. है ना। हम मेरी बॉडी के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.03% होती है, तो बॉडी के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो बॉडी से बाहर तभी रिलीज होगी। एक प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस क्रिएट होना, तो प्रेशर में जो गैसेस है उनके पार्शियल प्रेशर में एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए ना लंग्स और एटमॉस्फेयर में, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल है, Yes. नहीं हो पाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, इंस्पायरेशन। अब आप खुद देखो, आप कहीं ऐसी जगह पे बंद हो गए जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो क्यों सफोकेशन होती है, क्योंकि हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ गए जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी है तो बहुत कम अमाउंट में है, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में है, उससे ज्यादा तो मेरी बॉडी के अंदर ही है, तो बाहर कम है, तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो गया है। ग्रेडियंट डिस्टर्ब होने की वजह से ही तो सफोकेशन फील होती है। पढ़ो, इंस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, तो इंस्पायरेशन गैस बॉडी के अंदर जाना है, तो इंटरनल प्रेशर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो Low होना. होना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये बोल रहा है कि जो प्रेशर है विद इन द लंग्स, इंट्रापुल्मोनरी, पुल्मोनरी टर्म किसके लिए यूज करता है, लंग्स Lungs के। के लिए. तो हमारे जो इंटरनल प्रेशर है वो लेस देन होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक Atmospheric प्रेशर से। तो इसका मतलब एक नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए नहीं लंग्स के अंदर, बिकॉज लंग्स के अंदर कम है। यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। तो नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं, इंटरनल जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, इसमें लंग्स का नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट में, Atmosphere के. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। जबकि हम एक्सपायरेशन के केस में जो हमारा लंग्स का प्रेशर होना चाहिए वो एक पॉजिटिव प्रेशर होना. होना चाहिए ना, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। Atmosphere. तो ये लिखता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर डायफ्राम, डोम शेप स्ट्रक्चर थी डायफ्राम, Yes, ma'am. डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, दो टाइप की मसल्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं बच्चों को, तो याद रखने का सिंपल तरीका है, इंस्पायरेशन के लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल Intercostal muscle. इंटरकॉस्टल मसल्स, जबकि Expiration के लिए internal intercostal muscle. इंटरनल आई के साथ ई के साथ आई, ऐसे याद रख, अपोजिट है यहाँ पे बिल्कुल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, डायफ्राम का और आपकी इन मसल्स का। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि आपकी रिब्स के बीच में होती है, जो एक ग्रेडियंट को जनरेट कराने में हेल्प करती है।
जो आपका इंस्पायरेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, which increase the volume of thoracic chamber into the enteroposterior axis. अब बाबा रामदेव जी को देखा है ना, वो सुबह में वो क्या अनुलोम एंड विलोम करता है, तो अनुलोम एंड विलोम करके सारा का सारा ये प्रोसेस समझा जा सकता है। जब इंस्पायरेशन कर रहा है, ब्रीथ इन करके देखो एक बार, ब्रीथ इन करके क्या फील हो रहा है? डायफ्राम डाउन फील हो रहा है, अपवर्ड फील हो रहा है? डाउन। अपवर्ड नहीं फील हो रहा? मैम upward. ब्रीथ ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ इन, यस मैम, अपवर्ड फील अपवर्ड, हो रहा है। अपवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड है। अब जो ब्रीथ इन किया उसको ब्रीथ आउट करके फील करो। डाउन फील हो रहा है, Yes, डायफ्राम ma'am. हो रहा है ना? अब तो पहली चीज तो आपको डायफ्राम का समझ में आ गया कि भाई जब आप इंस्पिरेशन करोगे तो आपको जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, अपवर्ड मूव कर रहा है Yes. Yes, ना? ma'am. और अब वो अपवर्ड मूव कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी, बिकॉज इंस्पिरेशन में कौन सी मसल्स थी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या करेंगी? रिब्स को अपवर्ड मूव लेके जाएंगी, बिकॉज आपका डायफ्राम ऊपर की साइड जा रहा है, तो रिब्स भी ऊपर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऊपर की साइड जाएंगी। एंड स्टर्नम में क्या फील होगा तो देखना, जो स्टर्नम है वो आपका स्टर्नम आउटवर्ड की साइड फील होगा। फिर से एक बार ब्रीथिंग करके देखो, थोरेसिक कैविटी थोड़ा अपवर्ड फील हो रही है, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाहर आउटसाइड फील, थोड़ा आउटसाइड हो रहा है ना? तो इसका मतलब जो स्टर्नम है वो आउटसाइड आ रहा है थोड़ा। Yes, ma'am. तो स्टर्नम, उसी की वजह से आपका जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कॉजिंग एन इंक्रीज इन द, बिकॉज इंस्पायरेशन करना है, ऑक्सीजन लेना है, ऑब्वियसली हमारा वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ही चाहिए। साइड वाला डायग्राम देखो, समझ आ रहा है क्या? एयर एंटर कर रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन्होंने एरो नीचे की साइड दिखा रहा है बट फील ऊपर की साइड जा रहा है। जो आपकी रिब्स केज है ये बाहर की साइड दिख रही है, बाहर की साइड निकलती हुई। Yes. मैम। थोरेसिक जो कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पूरा Pressure इसका पल्मोनरी decrease हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रोपल्मोनरी प्रेशर। जैसे हमने अंदर का क्या किया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर अंदर की साइड कम हुआ, बाहर से एयर एंटर होना शुरू हो गई। Atmospheric air force air from outside to move into the lungs. This is known as inspiration. पहली चीज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेंगी। किस एक्सेस में मूव करेंगी? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डोर्सो। डोर्सो का मतलब होता है पीछे, डोर्सल, और वेंट्रल आगे की साइड। तभी तो एक पीछे की साइड जाएगा, एक आगे की साइड जाएगा, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड आपका यहाँ पे मसल्स का वाला मूवमेंट भी याद करो, ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, किसका, किसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है? ये डायफ्राम की वजह से। तो दो मूवमेंट्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैसे? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेगा Outward. डोर्सो वेंट्रल Vent. एक्सिस में। ये एक्सेस बच्चे याद नहीं रखते, इनको साइड में कहीं पे स्टिकी नोट बना के लिख लो, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखो ऐसे कोई चीज नहीं लिखी जो हमें रटनी पड़े, या जिसमें हमें ऐसा हो जाए कि हम भूल जाएंगे। लेकिन ये चीज भूल सकते हैं ना, लेकिन अगर स्टर्नम वाला याद रख लोगे तब तो भूलोगे ही नहीं बिल्कुल भी। एक पीछे की साइड मूव करेगा, आगे की साइड ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा खुद से। लिखो इसको जल्दी से, मैं एक बार लैपटॉप का प्लग इन कर दूं। दोनों चीजें नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से।
हो गया? Yes, ma'am. अब जो इंस्पायरेशन में हुआ उसी का जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन में होना चाहिए Yes, ma'am. मैम ना। जिसको नहीं समझ में आएगा ना बता देना, ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। फिर देखो अभी हमने जो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया, अब उसको रिलैक्स करा देंगे, है ना। तो रिलैक्सेशन डायफ्राम का हो गया। और मसल्स कौन सी होंगी यहाँ पे एक्सपायरेशन में? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि आपको क्या करेंगे, डायफ्राम को वापस अपने एक नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगी और स्टर्नम को भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगी, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम है और इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम आपका वापस रिड्यूस इन साइज हो जाएगा। उसका डायग्राम देखिए, डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है और ये आपका पहले बाहर की साइड मूव कर रही थी। अभी आपको ये दोनों डायग्राम देके पूछ सकता है ना कौन सा एक्सपायरेशन का है कौन सा इंस्पायरेशन का है, Yes, ma'am. देखे पूछ सकता है ना। तो हमने पहले जो इंटरनल इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर था उसको कम कराया था, बिकॉज अंदर प्रेशर कम मैम आपकी वॉइस तो नहीं है। इंटर पुल्मोनरी प्रेशर अब हमको हाई चाहिए नहीं चाहिए, बाहर गैस भेजनी है, तो इंट्रा पुल्मोनरी जो प्रेशर है उसको स्लाइटली हाई करा दिया, वॉल्यूम डिक्रीज करा के, लंग मैम वॉल्यूम डिक्रीज कराया। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, वॉल्यूम इंक्रीज कराया तो पुल्मोनरी प्रेशर कम हो गया था। एंटीरियर डोर्सल बता दीजिए, देखो बेटा ये, अरे इसको सीढ़ी में थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई भी चीज है, लेट्स सपोज ये मोबाइल फोन है, दिख रहा है सबको। Yes, ma'am. इसके आगे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रल, और पीछे वाला डोर्सल। Dorsal. आगे वेंट्रल पीछे डोर्सल, ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर, Yes. पीछे ऊपर पीछे, एंटीरियर सॉरी वेंट्रल पीछे डोर्सल, ऊपर एंटीरियर नीचे Posterior. पोस्टीरियर, ठीक है। मैम मैम जैसे इंस्पायरेशन में आपने बोला डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हम डायफ्राम जो है वो अपवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा या डाउनवर्ड, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। लाइक जैसे एक्सपायरेशन में तो ये जब ये रिलैक्स कर रहा ब्रीथिंग है तो ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ब्रीथ इन करके देखो एक बार, ब्रीथ इन करके देखो संजन, और आपको खुद पता चलेगा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और डायफ्राम पे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसमें थोड़ी मेहनत लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज करके देखो एंड देन बताओ। तो कभी भी एग्जाम में भूल गए अगर हम, तो इसको हम खुद ही फील करके बता सकते हैं, नहीं डाउनवर्ड है इंटरनल है कैसा है, कर सकते हैं ना। हम Yes. एक्सपायरेशन में जब ये रिलैक्स पोजीशन में जा रहा है डायफ्राम तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है और इंस्पायरेशन में भी अपवर्ड मूव करेगा, तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मेरे पास आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. देखो मैं क्या बता रही, देखो संजन का डाउट है कि मैम ये अपवर्ड और डाउनवर्ड में हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। सिंपली याद रखना कि भाई जब भी हमें इंस्पिरेशन कराना है प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ब्रीथ इन करना है तो ब्रीथ इन करके लोग मैम आपको आपकी डायफ्राम voice फील हो break रहा हो रही है है। ऊपर की साइड, सही में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. अभी बताना अभी सही है क्या? आप सही मैम। यस मैम। तो देखो इंस्पिरेशन के टाइम पे सिर्फ इतना याद रखो कि आपका जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फील ऊपर की साइड हो रहा है कि हमारा लंग्स ऊपर की साइड जा रहे हैं, Yes, ma'am. फील हो रहा है ना लंग्स ऊपर की साइड जाते हैं।
डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर पार्ट है जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आपके लंग्स को ऊपर की साइड शिफ्ट कर रहा है ताकि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाए, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा दे। और वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए हमें डायफ्राम को डाउनवर्ड की साइड शिफ्ट कराना ही कराना पड़ेगा। हम डाउनवर्ड की साइड, मैम आपने बोला डाउनवर्ड की साइड अभी शिफ्ट कराना पड़ेगा। देखो ना बेटा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये ऐसे लंग्स होता है, ठीक है। इसके नीचे ऐसे डायफ्राम, हमें एयर अंदर लेके आनी है। तो ये अंदर लेके आनी है तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम इंक्रीज कराना पड़ेगा ना, तभी तो एयर एंटर होगी। यस मैम, तो हम इसको डाउनवर्ड मूव करवाएंगे ना डायफ्राम को। तो जो डायफ्राम है डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तभी Yes, आपका जो लंग्स है पीछे की साइड मूव कर पाएंगे, वॉल्यूम इनकम कर पाएगा। और एक्सपायरेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका एरो से आगे ये ऊपर की साइड चला जाएगा। मैम वॉइस रिपीट हो रही है, एक्चुअली वो संजन के थोड़ा साइड इशू है, जब भी वो अनम्यूट कर लेते ना तब वॉइस। ठीक है, आया समझ में सबको? ओके मैम, आ गया। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि जब हमको इंस्पायरेशन कराना है तो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज कराना पड़ेगा, तभी बाहर से एयर एंटर हो पाएगी। एंड एक्सपायरेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज कराना पड़ेगा, बाहर का कम हो जाएगा, तभी CO2 बाहर रिमूव आउट हो पाएगी। क्लियर है इतना सबको? देन Yes. वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर एडिशनल मसल्स होती है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट क्या कर सकता है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज स्पायरोमीटर, व्हिच इज इम्पोर्टेंट। इससे आप किसी का मेजर कर सकते हैं कि उसका रेस्पिरेशन रेट क्या चल रहा है, हाई हो रहा है, कम हो रहा है, ये चीजें। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, अगर अब तक मैं आप लोगों को एक सिंपली चीज बताऊं ना कि अब तक क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स याद रखना है कि किसके अंदर क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर बताई, नॉस्ट्रल नेसल पैसेज के थ्रू होता हुआ नेजल चैम्बर। फिर उसके बाद एक कॉमन पैसेज आ गया फेरिंग, फिर फेरिंग से आपका ईसोफेगस लैरिंग्स में जाके ओपन होता है, फिर लैरिंग से आपका ट्रैकिया, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है उसके ऊपर। कहाँ तक है वो रिंग? आपकी इनिशियल पार्ट तक है, टर्मिनल वाले पार्ट तक को हम कंडक्टिंग जोन, उसके बाद वाला हमारा रेस्पिरेटरी जोन ये बोलेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर पेराइटल, इनर विजरल, बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल्ड है, किसको? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नीचे एक डॉम शेप डायफ्राम है आपका। इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, और ऐसे चैम्बर पूरा का पूरा बन रहा है कैसे? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम और लेटरली रिब्स के थ्रू, है ना? ऐसे बन के पूरा का पूरा रिब के जिसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हमको डिफ्यूजन कराना है तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट कराएंगे? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे इंस्पायरेशन में, फिर उसको रिलैक्स करा देंगे। जो स्टर्नम्स है वो आपका वॉल्यूम बढ़ाएंगी इंस्पायरेशन के टाइम पे, देन वॉल्यूम कम करेंगी, जिसकी वजह से आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में भी ग्रेडियंट बन जाएगा। देन फाइनली हमारे पास नेक्स्ट चीज ये याद रखिए, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट एक ह्यूमन ब्रीथ कर सकता है। अब तक एक एक पॉइंट याद हुआ सबको या नहीं हुआ?
जितना Okay. मैंने बताया सिर्फ इतना ही पढ़ा हम लोगों ने। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या ऐसे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ने की नीड होगी? Yes, ma'am. सिर्फ हम डेटा पढ़ लेंगे यहाँ से, या फिर जो हमने नोट बना रखे हैं नोट पढ़ लेंगे अच्छे से अपने। ठीक है, ह्यूमन फिजियो को पढ़ने का बेस्ट तरीका है नोट से। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो बहुत अच्छे से, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ो। लेकिन उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है उनको सबको लिख लो साइड में, सारे डायग्राम्स अच्छे से देख लो, क्योंकि ह्यूमन फिजियो इज द पार्ट जिससे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी करेंगे नहीं। हमारा मेजर फोकस ये रहेगा कि पहले हमें सारा एनसीईआरटी याद हो जाए। जब मुझे 100% एनसीईआरटी आ जाएगी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आता है मेरा मिस नहीं होगा, तब मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने का सोचूंगी। पहले ही मैं ये नहीं कि मुझे भाई इससे आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो हम डिटेल में पढ़े ही पढ़े जा रहे हैं। मेजर फोकस एनसीईआरटी रखना है। एनसीईआरटी पे 100% यकीन हो गया है, तब आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं मान के चलेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी से अभी से पढ़ना शुरू करते, पहले एनसीईआरटी पे अपनी कमांड लेके आओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये सबसे इजी वाला पार्ट होता है हमारा, जो अभी हम नॉर्मली आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस टाइम पे जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसमें हम कितनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं? 500 ml। ठीक है, पर मिनट कितना कर रहे हैं? 6000 से 8,000. 8,000. नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मैं बैठी हूँ अभी नॉर्मली, मैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रही हूँ, तो फोर्सफुल नॉर्मली मैं कितना कर रही हूँ 1 मिनट में? 12 से 16. 6000 से 8000 ml ऑफ एयर। ठीक है, मैम एक मिनट पर मिनट में बोला था मैम आपने. हाँ तो पर मिनट में 6000 से 8000 इंस्पायरेशन अप्रोक्सीमेटली देखो ना। टाइडल अच्छा, नॉर्मली ओके मैम. 1 टाइडल मिनट में हम 12 से कितनी बार करते हैं? 12 से 16. 12 16 16 बार 12 से करते हैं। 16। तो यहाँ पे देखना जरा, यही है क्या? 500 इंटू 12, 12 5 जा 6,000 आ गए मैम. 3. यस मैम यही आएगा। और 8 5 जा 16 5 80, 8,000. ठीक है। यस मैम. अब इंस्पायरेटरी में क्या है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन है। फोर्सफुल, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में एक बार में हम कितनी वॉल्यूम एयर, इतना एयर एंटर करा सकते हैं? 2500 से 3,000. देखो 3000 3000। ठीक है, ये यहाँ पे मिनट का नहीं बता रहे, एवरेज बता रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ये कि भाई नॉर्मली मैं 500 करा सकते हो, फोर्सफुल में 2500 से 3000, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में 1000 से 1100. तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना ज्यादा रिजर्व और रखना चाहती हूँ अपने अंदर, ऐसी एक्सपायरेटरी में कितना ज्यादा फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रही हूँ। इन तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। 500, 2500 से 3000 इस वॉल्यूम पे मैच द फॉलोइंग आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों के स्टिकी नोट्स बने होने चाहिए हर किसी के, या तो अभी बना लो, ये बात में बना लेना, बट ये वाले पार्ट पे स्टिकी नोट, इस वाले पार्ट से मुझे नहीं चाहिए किसी का भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। गारंटेड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो तीनों याद हो गए हमको, टीवी, आईआरवी एंड ईआरवी। नेक्स्ट वन वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बचा हुआ मैम जो अभी हमने लेटेस्टली देखो, अभी हमने लेटेस्टली ईआरवी करा, एक्सपायरेशन करा फोर्सफुल। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी मेरी बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह गया है, वो उसको बोलता है रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हम बैठे थे, सिंपली नॉर्मली कर रहे थे, हमने अचानक से फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके देखा 2500 से 3000, फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके देखा 1000 से 1100, फिर 1000 से 1100 रिमूव करने के बाद भी मेरी बॉडी के अंदर 1100 से 1200 ml ऑक्सीजन रह गया है। ठीक है, दिस इज नॉन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम किस लिए जरूरी है? आपके जो लंग्स है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन गैस हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, अब हमें रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं? हम लोगों ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ईआरवी कितना था?
1100 1100 से 1000 से 1100 ना, 1000। 1100। ये था हमारे पास। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला बन सकता है? कितना रेजिडुअल रह गया? मैम इसका टोटल लंग कैपेसिटी से बन सकता है। हाँ, इसका टोटल लंग कैपेसिटी से बनेगा। टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ लेंगे तो वहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो याद रखना, वॉल्यूम्स तक कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यस मैम। वॉल्यूम्स तक कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा कैपेसिटी पे। व्हाट इज कैपेसिटी? वॉल्यूम का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को लेके बात करते हैं, एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को लेके। तो इंस्पायरेटी मतलब मेरी इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम और आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये बोल रहे हैं कि भाई आपने अभी, मैं बैठी हूँ, मैंने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद मैं कितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकती हूँ, मेरी कितनी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली मैं 500 कर सकती हूँ और फोर्सफुली मैं कितना कर सकती हूँ? 2500 से 3000। 2500 से 3000 कर सकती हूँ। तो वही इन दोनों को ऐड करके मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गई, नहीं बन गई? कि मेरी Yes, ma'am. कैपेसिटी इतनी है, नॉर्मली मैं इतना कर सकती हूँ, फोर्सफुली मैं इतना कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। सेम एक्सपायरेटरी में आ गया, नॉर्मली मैं इतना एक्सपायर कर सकती हूँ और फोर्सफुली मैं 1000 से 1100 कर सकती हूँ। यस मैम। ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, भाई एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल नहीं, फोर्सफुल के बाद तो रेजिडुअल बचता है, नॉर्मल के बाद जो बच जाता है उसको बोलता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया और फिर आपकी बॉडी के अंदर जो आरवी बच रेजिडुअल गया, वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको बोलेंगे। एंड द वाइटल कैपेसिटी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो आपकी बॉडी के अंदर गैस बच गया, इसके अंदर आपका ईआरवी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आप एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम ले सकते हैं। आपका ईआरवी एक्सपायरेशन किया फोर्सफुली, टीवी नॉर्मली कितना लेता है, एंड आपकी आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आप एक टाइम पे फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना वाइटल कैपेसिटी का, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआर, एंड टोटल लंग कैपेसिटी में तो इनको ऐड कर देना है आप लोगों को। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, आपका ईआरपी कितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एंड आपका नॉर्मली आप कितना कर रहे हैं टीवी। या फिर सिंपली आप इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम से भी लिख सकते हैं। यस मैम। याद करें अब इनको। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम। या तो सिर्फ इन्हीं की वैल्यू करनी है, टीवी की 500, 500, 2500 से 3000, 1000 1000 से 1100, 11, 1100 से 1200। 1100 to 1200। 12, बताओ, कुछ डिफिकल्ट है इसमें याद करना? नो मैम। अब कैपेसिटी पे आ जाओ। देखो भाई, कैपेसिटी को हमने कहाँ तक कर लिया? रेजिडुअल वॉल्यूम तक कर लिया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा आपका? टीवी टाइडल प्लस वॉल्यूम प्लस IRV. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज नोन एज आईसी एंड टीवी प्लस ईआरवी। यहाँ से देखना, टीवी प्लस ईआरवी, दिस इज नोन एज ईसी। expiratory, ठीक है। एंड जो लास्ट वाले दो बचे, ईआरवी प्लस आरवी, दिस इज नोन एज फंक्शन FRC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी, ये दोनों तो इजी है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में याद रखना कि आपको रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करना है, किसके साथ? ईआरवी के साथ। एंड वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आपका ईआरवी, ईआरवी आपका को एक्सेप्ट करके टीवी ऊपर से एंड आपका आईआरवी। जो स्टार्टिंग वाले तीन है, इन तीनों को ऐड करके आपका वाइटल वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी में 4 को ऐड चारों करना ऐड है। कर देना है। डन।
यस एवरीवन? मैम मैम चलो, तो फिर आज Yes, इसको ma'am. इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बस हमारे पास बच जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोगों को कैसे कैसे कराना है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। एंड फिर ये आपका ग्राफ आ जाएगा, रेगुलेशन। एक लेक्चर और लगेगा इसमें, देन ये चैप्टर फिनिश। लेट्स सी नेक्स्ट लेक्चर हमको कब मिलेगा इसका। अब थोड़ा सा ना एक बार आपने टारगेट